आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने अचीवमेंट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, और उसके पहले हम लोगों ने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी के। इस क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है इस एटॉमिक थ्योरी का वो क्या है कि जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की अगर बात करें तो बोहर एटॉमिक थ्योरी जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रम जो है एक्सप्लेन नहीं करती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दे कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि जो हाइड्रोजन जैसी जो स्पीसीज है, जस्ट लाइक हम बात करें हीलियम आयन की या फिर लिथियम आयन की, तो उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग जो है बोहर मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे एटम जिनकी आउटर मोस्ट शेल में जो हो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, दैट मीन्स मल्टी इलेक्ट्रॉन हो, उसका स्पेक्ट्रम हम लोग यहाँ पर बोहर एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो सेकेंड ड्रॉबैक अगर हम देखें तो सेकेंड ड्रॉबैक हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि बोहर एटॉमिक थ्योरी में हम लोग जो है हाइड्रोजन का हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा है। लाइन स्पेक्ट्रा कि क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब भी जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो होती है एक पर्टिकुलर जो है रेडिएशन इमिट करती है, और उस रेडिएशन की क्या होती है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ की लाइट हमें जो है लाइन की फॉर्म में दिखती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। बट जब हमने इन लाइन स्पेक्ट्रा को और डिटेल में स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, हमने इन लाइन स्पेक्ट्रा को और जब हाई रिजॉल्विंग पावर, हमने जब इनको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप, आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर दी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ दी स्पेक्ट्रम। तो जब हमने हाई रिजॉल्विंग पावर वाली स्पेक्ट्रोस्कोप से जब इनकी लाइन को जब हमने एनालिसिस करना शुरू किया तो हमने क्या पाया कि ये जो लाइन जो होती है ये और भी नंबर ऑफ लाइन में क्या होती है, स्प्लिट होती है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोप में जब हमने इनको एनालिसिस किया तो हमें और भी बहुत सारी, एक लाइन जो होगी उसकी भी बहुत सारी जो है लाइंस हमें दिखाई देगी। दैट मीन्स हम लोग क्या ले सकते हैं, यहां पर स्प्लिट अप इनटू वेरी फाइन लाइंस। दैट मीन्स एक लाइन जो होगी वो बहुत सारी जो है लाइंस में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, और वो जो लाइन जो होती बहुत ही फाइन होती है, जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो बोहर एटॉमिक मॉडल है दैट कुड नॉट एक्सप्लेन ज़ीमन इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं ज़ीमन इफेक्ट की अगर बात करूं तो ये ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, अगर हम यहाँ पर किसी लाइन स्पेक्ट्रा को यहाँ पर हम क्या करें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर सेट कर दें, अगर हम किसी जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर दें, ठीक है, अगर हम किसी यहाँ पर कोई स्पेक्ट्रम अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, कोई स्पेक्ट्रम हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, और इस पूरे सेटअप को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर दें तो यहाँ पर जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होगा, ठीक है, जो भी स्पेक्ट्रम जो ड्रॉ होगा उसको यहाँ पर बोहर एटॉमिक मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर एक और इसके अंदर जो है एक और पॉइंट आता है आपका सेकेंड पॉइंट, दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार इफेक्ट। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन could not explain stark
इफेक्ट। स्टार इफेक्ट का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि अगर कोई स्पेक्ट्रम हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और उस पूरे सेटअप को अगर हम यहाँ पर कहाँ रखते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं हम उसको? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो यहाँ पर जो है बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर फोर्थ पोस्टुलेट की अगर बात करूँ तो फोर्थ पोस्टुलेट हमारा क्या बोलता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली रिलेशन एंड हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दे कुड नॉट एक्सप्लेन de Broglie relationship and Heisenberg uncertainty principle, जो हम अगला टॉपिक यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर डी ब्रॉगली रिलेशन और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी बोहर एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। सो देयर इज फोर्थ ड्रॉबैक ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल जो आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। पहले आप इसको नोट करिए। नाउ जैसा कि हमने अभी जो है ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, और बोहर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक के बाद और भी बहुत सारे जो है साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो है अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी, अपनी अपनी थ्योरी दी, और एक बहुत ही लंबे टाइम तक जो है बोहर एटॉमिक मॉडल को जो है फॉलो किया गया। और फाइनली जो है हमने आफ्टर द 19th सेंचुरी के बाद बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हुए, आइंस्टाइन हुए, डी ब्रॉगली हुए, हीजनबर्ग हुए। इन साइंटिस्ट ने और भी एटम के ऊपर बहुत सारी जो है रिसर्च की और इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए, और इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग एटम को यहाँ पर और डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया वो दिया डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया, उसके पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने जो है 1905 में, दैट मीन 1905 में, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि एक लाइट के पास जो है ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है कि उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। उसके बाद डी ब्रॉगली ने जो है इसको अपने तरीके से, अपने कॉन्सेप्ट से जो है उसको एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि अगर कोई वेव है, अगर किसी वेव के पास पार्टिकल नेचर अगर हो सकता है तो किसी पार्टिकल के पास जो है वेव नेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल जो डी ब्रॉगली ने जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो दिया है वो कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, वो यहाँ पर जो है ड्यूअल नेचर का जो है कॉन्सेप्ट दिया है। ड्यूअल नेचर का यहाँ पर मीनिंग क्या है? ड्यूअल नेचर का मीनिंग अगर देखें तो यहाँ पर जो भी लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जो है दो तरह के जो है नेचर हो सकता है। फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड वन इज वेव नेचर। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ जो है डी ब्रॉगली ने एक चीज कही कि किसी भी मैटर के पास जो है दोनों तरह के जो है कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। उसके पास पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, उसके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है। और उसने क्या कहा कि ऑल दी materials in motion possess wave characteristic। क्या कहा उसने कि जितने भी मटेरियल्स हैं अगर वो मोशन में है तो उनके पास क्या हो सकता है, उनके पास जो है वेव कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द डी ब्रॉगली, और उसको उन्होंने जो है मैथमेटिकली किस तरीके से प्रूव किया, इसके लिए उन्होंने जो है प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है उसको उन्होंने यूज किया। तो हम यहाँ पे जो हमारी प्लांक क्वांटम थ्योरी है, प्लांक क्वांटम थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट के पार्टिकल जो होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं? फोटोन के फॉर्म में होते हैं। फोटोन के फॉर्म में होते हैं। फोटोन क्या है? एक तरह के पार्टिकल्स है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, E is equal to h nu, that is इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम दी प्लांक क्वांटम थ्योरी। और वही आइंस्टाइन की अगर बात करें तो आइंस्टाइन की इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं,
आइंस्टाइन इक्वेशन हमें क्या बोलती है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पर अगर हम बात करें इन दोनों इक्वेशन में, तो यहां पर कौन सी टर्म्स क्या है, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं वेयर, यहां पर एज की अगर बात करें तो एज क्या है, इट इज ए प्लांक कांस्टेंट, जो आपको ऑलरेडी पता है। यहां पर अगर न्यू की बात करें तो ये न्यू जो है ये क्या है हमारी, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर m जो है वो क्या है, इट इज द मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन, और c जो है इट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या ले सकते हैं, इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में ई सेम है, तो यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और यहां पर हम लोग जानते हैं न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मुझे वेवलेंथ के फॉर्म में अगर यहां पर फाइंड करना है तो वेवलेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सी बाय लेमडा। तो यहां पर इसके प्लेस पे हम लोग, न्यू के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, h इंटू सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां से अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू अगर निकालनी है तो लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा को हम यहाँ शिफ्ट करें और बाकी इनको अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा h अपॉन एम सी, h अपॉन एम सी, दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी। और यहां पर अगर हम बात करें तो mc हमारा क्या है, इट इज अ मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम। यहां पर p क्या है हमारा, p जो है इट इज कॉल्ड द मोमेंटम, इसको हम यहां पर मोमेंटम भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं स्मॉल p अगर लिखना चाहूं तो ये क्या है हमारा, इट इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो ये जो इक्वेशन जो हमें बताती है दैट इज द वेव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां पर वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। बट अगर मैं यहां पर किसी पार्टिकल की अगर बात करूं, अगर मैं यहां पर किसी पार्टिकल की बात करूं और सपोज मैंने यहां पर एक पार्टिकल लिया इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहां पर अगर इसके लिए बात करूं फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करूं तो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यहां पर कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, वी नो दैट इट इज इक्वल टू p। दैट मींस हम लोग इन दोनों फार्मूले की हेल्प से हम लोग वेव कैरेक्टरिस्टिक और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों यहां पर क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इन दोनों को अगर देखें, इन दोनों रिलेशन को अगर देखें तो हम सिंपली अगर लेमडा की अगर बात करें तो लेमडा हम यहां पर किसके लिए जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज फॉर वेव नेचर। और अगर हम यहां पर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम फॉर व्हाट, मोमेंटम किसका होता है, मोमेंटम जो होता है वो किसी पार्टिकल का होता है। तो मोमेंटम हमें क्या बताएगा, मोमेंटम हमें यहाँ पर किसी भी पार्टिकल का यहाँ पर जो है पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। और यहाँ पर ये जो लेमडा है, लेमडा हम किसके लिए बात करते हैं, लेमडा हम लोग यहाँ पर किसके लिए बात करते हैं, फॉर वेव कैरेक्टरिस्टिक, लेमडा दैट मींस फॉर वेव नेचर। और अगर मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम दैट मींस p, और p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। दैट मींस मोमेंटम की हम जब भी बात करते हैं दैट मींस हम लोग किस नेचर की बात करते हैं, यहाँ पर पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, और पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर के अंदर जो है रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली रिलेशन। नाउ अगर मैं यहाँ पर सिग्निफिकेंस की अगर बात करूँ तो हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली रिलेशन हमारा क्या है, वी कैन राइट हियर। फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं
कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दिस इज द रिलेशन। इस रिलेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो h है, h की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, h इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, और इस प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है ऑलरेडी, इट इज कॉल्ड 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड। यहाँ पर जो है मास है, m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी ऑफ द मास, जो भी मास होगा उसकी वेलोसिटी। इसका सिग्निफिकेंस मतलब अगर हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम अगर देखें, हमने तो स्पेक्ट्रम जो पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसकी अगर मैं वेवलेंथ की अगर बात करूं तो उसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10 रेज़ टू पावर -24 टू 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने जो है यहाँ पर वेवलेंथ की रेंज हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ी है, ठीक है। दैट मीन्स सबसे कम जो वेवलेंथ जो होती है वो किसकी होती है, कॉस्मिक वेव की होती है, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ जो होती है वो किसकी होती है, रेडियो वेव की होती है, ठीक है। तो अगर हम इस फार्मूले को अगर देखें तो अगर हम यहाँ पर एम जो ले, अगर कोई हैवी बॉडी ले, अगर यहाँ पर जो एम है वो एम अगर क्या ले, हम हैवी बॉडी ले, मतलब सपोज अगर यहाँ पर हमने एम कितना ले लिया 1 kg, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी सपोज हमने यहाँ पर ले ली 1 मीटर पर सेकेंड, और प्लांक कांस्टेंट आपका यहाँ पर फिक्स है। अगर ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर अगर पुट करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 1, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 रेज़ टू पावर -34, क्या, दैट इज -34 क्या आएगा आपका, इट इज द मीटर। तो दैट मीन्स इस रेंज में अगर बात करें तो 10 रेज़ टू पावर -34 मीटर, इस रेंज में तो हमारा कोई स्पेक्ट्रम होता ही नहीं है। हमारी स्पेक्ट्रम की रेंज जो है वो क्या है, 10 रेज़ टू पावर -22 या 10 रेज़ टू पावर -24 से 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ तो इस ऑर्डर में हमारी स्पेक्ट्रम ड्रॉ हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे डी ब्रॉगली रिलेशन है, दैट इज नॉट एक्सेप्ट फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी। क्या लिख सकते हैं, दिस रिलेशन इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी। दैट मीन्स मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए जो है ये रिलेशन जो है यहां पर एक्सेप्ट नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो फॉर, ये हमने यहां पर क्या लिखा है, फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी, दैट इज फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी। अगर मैं यहां पर सेकेंड पॉइंट अगर लिखना चाहूं फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अगर बात करूं तो क्या, अगर मैं ये हमारे पास फार्मूला है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। अगर मैं यहां पर m क्या ले लूं, सपोज अगर मैंने यहां पर m ले लिया, हमें यहां पर स्पेक्ट्रम किस ऑर्डर का चाहिए, हमें स्पेक्ट्रम यहां पर इस ऑर्डर का चाहिए भैया, ठीक है। अगर मैंने यहां पर m लिया, इलेक्ट्रॉन का मास ले लिया, मैंने इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg, और अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो हमने ले ली, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सपोज कितनी है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जस्ट लाइक दिस स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। यहाँ पर h क्या है, इट इज द प्लांक कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर निकालें तो h हमारा है यहाँ पर 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 अपॉन m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 इंटू स्पीड ऑफ दी लाइट, यहाँ पर या स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल है हमने यहाँ पर क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ पर स्पीड कितनी ली है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये से आपका ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा आपका माइनस, ये यहाँ पर बचा आपका -3, और सिंपल अगर हम यहाँ पे इसका ऑर्डर देखें तो ये जो है आपका यहाँ पर जाएगा ऊपर, दैट मीन्स 8। यहाँ पर सिंपल मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो ऑर्डर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -3, और इसको ऊपर ले जाएगा कितना बचेगा 10 रेज़ टू पावर -8, तो ये कितना बनेगा आपका 10 रेज़ टू पावर -11। दैट मीन्स इस ऑर्डर में अगर देखें
तो इस ऑर्डर में हमारा स्पेक्ट्रम जो है ड्रॉ हो सकता है। हमारी रेंज क्या है 10⁻⁻24 से 10⁻²। दैट मीन्स इसी के बीच में हमारा जो है ऑर्डर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डी ब्रॉगली जो रिलेशन है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो है एक्सेप्टेड है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है डी ब्रॉगली जो रिलेशन है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, दिस वन इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड दिस इज सिग्निफिकेंट। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी हम लोगोंने बोहर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है। वहां पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एंड दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये हमने कहाँ पढ़ा है, बोहर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है। यहाँ पर डी ब्रॉगली की अगर बात करें तो डी ब्रॉगली ने जो है एंगुलर मोमेंटम को और यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, और उसने क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट में क्या करता है, उसके सर्कुलर पाथ में जो है रिवॉल्व करता है। तो मैं यहाँ पर जो है एक ऑर्बिट बना रहा हूं, दैट इज द ऑर्बिट, इट इज द ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इस तरीके से जो है रिवॉल्व कर रहा है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर डी ब्रॉगली ने क्या बोला है कि एक पार्टिकल के पास जो है वेव कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर अगर रिवॉल्व करेगा तो ये किस तरीके से रिवॉल्व करेगा, जस्ट लाइक अ वेव। तो वेव किस तरीके से फॉर्म होती है, इस तरीके से फॉर्म होती है, इस तरीके से, लाइक दैट। ठीक है, अगर यहां पर क्या हो, इस वेव के अंदर हम देखें, अगर आपका यहां पर अगर दोनों एंड किसी वेव के अगर एक दूसरे को क्या करते हैं, यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर दोनों एंड अगर मिलते हैं, तो हम यहां पर इस वेव को क्या बोलेंगे कि दिस वेव इन सेम फेज, या दिस वेव इन फेज। क्या बोलेंगे कि दिस वेव इन फेज। और इस तरह की जो वेव होगी उस वेव को हम यहां पर क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव वेव। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव वेव। कंस्ट्रक्टिव वेव जो होती है वो आपकी फेज में होती है। वैसे ही अगर बात करूं, यहां पर मैं एको डायग्राम जो है ड्रॉ कर रहा हूं। एक और आपका जो है ऑर्बिट है, सेम ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का जो है यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस है, इसकी रेडियस है यहाँ पर r, और इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका जो है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है और वो अगर वेव नेचर भी अगर शो कर रहा है, तो यहाँ पर वेव के फॉर्म में इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। तो वेव के फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर किस तरीके से रिवॉल्व करेगा, इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, लाइक दैट। बट यहाँ पर अगर हम क्या देखें कि यहाँ पर इस वेव के जो है दोनों एंड एक दूसरे को यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों जो यहाँ पर वेव है वो एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं, दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलेंगे कि दिस वेव इज नॉट इन फेज, दिस वेव इज नॉट इन फेज। ठीक है, और इस तरह की जो वेव होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव वेव। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव वेव। तो ये आपकी क्या है, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव वेव, और ये आपकी क्या है, इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव वेव। कंस्ट्रक्टिव वेव में क्या होंगे, दोनों जो एंड होंगे वो मीट होंगे, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वेव में दोनों एंड जो होंगे यहाँ पर मीट नहीं होंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर इनकी जो सरकमफ्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड करना चाहें, तो यहाँ पर इनकी सरकमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं, अगर मैं यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, अगर मैं यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट अगर निकालना चाहूं, तो हम लोग सिंपली किस तरीके से निकाल सकते हैं, वी नो दैट 2 पाई r इज इक्वल टू r, यहाँ पर क्या है, r हमारी यहाँ पर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और यहां पर अगर हम वेव कैरेक्टरिस्टिक में अगर बात करें, तो वेव के फॉर्म में दिस वन इज इक्वल टू n लैम्डा। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर,
एन लेमडा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर इस रिलेशन को अगर डी ब्रॉगली रिलेशन से अगर देखें तो डी ब्रॉगली रिलेशन हमें क्या बोलता है, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हमारा जो डी ब्रॉगली रिलेशन है, इट इज अ डी ब्रॉगली रिलेशन, वो हमें यहां पर क्या बोलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारी क्या है, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस इक्वेशन को हम यहां पर और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं चाहें इन दोनों इक्वेशन को हमें यहां पर इक्वेट करना है, तो हम लोग यहां पर सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हम इसको अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम यहां पर इक्वेट करेंगे, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो क्या बनेगा आपका, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर 2 पाई आर अपॉन एन इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो इस रिलेशन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए मैं यहां पर एम वी का मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूं, दैट इज एम वी, और यहां से 2 पाई को हटा रहा हूं, मैंने लिखा आर, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है सारी टर्म्स को हम इधर शिफ्ट कर दें। यहां पर जो h है वो आपका एज इट इज है, और यहां पर 2 पाई को मैंने अपॉन में शिफ्ट किया, दिस इज 2 पाई, और n का मल्टीप्लाई मैंने यहां पर किया। ये रिलेशन हमने कहां देखा है, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन हम लोगों ने देखा है। क्या बोला था बोहर ने कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जो हम डी ब्रॉगली रिलेशन से भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। सो यहां पर इस तरीके से डी ब्रॉगली ने जो बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यहां पर उसने अपनी वेव थ्योरी से या फिर ड्यूअल नेचर थ्योरी से क्या किया, यहां पर उसने एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली जिसे आपको अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।